हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो साउंड चैप्टर का डॉपलर इफेक्ट है और मैं आपको दिखाऊंगा कि जेईई एडवांस 2024 में कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। ऐसा लगता है कि ये एडवांस है कि मेंस है कि क्या है। ठीक है ना, देख लेते हैं क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले जो मैं हर बार बोलता हूँ और आप ये सोचेंगे मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ फॉलो करें। जब भी प्रैक्टिस करें सेम चैप्टर का सब सम मत करें, अलग अलग चैप्टर के सम्स लेके प्रैक्टिस करें जो आपका हो चुका है। अपने ब्रेन को थोड़ा मतलब उसमें डालिए, उस चीज में डालिए, डिस्कम्फर्ट हो, एकदम कंफर्ट जोन में मत रहिए। थोड़ा चैलेंजिंग, अपने आप को चैलेंज करिए, ब्रेन को चैलेंज करिए। हो सकता है स्टार्टिंग में तकलीफ होगा लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा आपका ब्रेन आपको बहुत मदद करेगा। इसका फायदा आपको एंट्रेंस एग्जाम में जरूर होगा। और इसीलिए मेरे भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सेम टॉपिक के नहीं होते, अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग टॉपिक्स के होते हैं। वो मेरे जेईई के हो या नीट के हो या सीईटी के हो या के जेईई एडवांस के हो। चलिए देखते हैं जेईई एडवांस का क्वेश्चन कितना ईजी है। अब आपको आपके सामने है, ये जो है डॉपलर इफेक्ट है। क्वेश्चन रीड करने से पहले आपको डॉपलर इफेक्ट पता होना चाहिए। डॉपलर इफेक्ट आप जानते होंगे। ये डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलता है साउंड में और लाइट में। अब ये सोर्स और ये साउंड का क्वेश्चन, तो लाइट को भी साइड में करते हैं। साउंड की मैं जब बात करता हूं, जब भी आप कोई साउंड सुनते हैं तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर ऑब्जर्वर और आपका सोर्स अगर स्टेशनरी है या उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगा ना साउंड का, आपको वही ऑब्जर्वर को वही सुनाई देगा। लेकिन डॉपलर ने क्या पता किया या क्या देखा, उसने देखा जब भी ऑब्जर्वर और लिसनर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ऑब्जर्वर और सोर्स नॉट में, ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो अलग ही होती है। उसको हम बोलते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो हमको अपीयर हो रही है लेकिन वो एक्चुअल नहीं है। दिस इज ये डॉपलर इफेक्ट है। एपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड when there is a relative motion between the observer and the source। तो ऑब्जर्वर और सोर्स जहां से साउंड निकल रहा है उनके बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन होगा तो आपको ऑब्जर्वर को एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड नहीं सुनाई देता है, एपरेंट अलग ही सुनाई देता है। यही है डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला है, बड़ा जनरल फॉर्मूला जो मैं आपके सामने लाना चाहूंगा क्वेश्चन पढ़ने से पहले। उसका फॉर्मूला है n, ये आपका एपरेंट फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं, और यहां मैं लिखूंगा n नॉट जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। और यहां पे हम लोग कैसा लिखते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब ऑलरेडी यहाँ पे v यूज किया गया है तो मैं v यहाँ नहीं यूज करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा c, साउंड का वेलोसिटी नहीं दिया, दैट इज ओके। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस, बड़ा इजी है। ऊपर का प्लस और नीचे का माइनस कब यूज करने का, जब अप्रोच पास में आए। ऊपर का माइनस नीचे का प्लस कब यूज करने का, जब दूर जा रहे। अच्छा ऐसा भी है कि जरूरी साथ, अभी ये क्वेश्चन में तो सब साथ में पास आ रहे, दूर हो सकता है एक जन रुका है, ठीक है, ऑब्जर्वर या सोर्स में से एक रुका है तो उसका जीरो वहां जीरो लिख देने का। लेकिन ये जनरल फॉर्मूला याद रखने का, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, सोर्स रुका हुआ है ना, दोनों मूव कर रहे हैं, ऑब्जर्वर पास आ रहा है, सोर्स दूर जा रहा है, सोर्स पास आ रहा है, मतलब इतने सारे केसेस हैं। लेकिन इसका जनरल फॉर्मूला है, ये आपको हर केस में यूज होगा। ठीक है, तो ऊपर का प्लस नीचे का माइनस, मतलब दोनों का ऊपर वाला साइन प्लस माइनस कब, जब पास आ रहे हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच बोलेंगे इसको हम लोग, इसको ये रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, जब सम करेंगे तभी। और नीचे का माइनस और नीचे का ये प्लस, नीचे वाले साइंस कब, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दूर जा रहे, रिसीव बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया कंसेप्ट क्या है, देखते हैं। A source S of sound has frequency 240 Hz, मतलब इन्होंने एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दी n नॉट, they have given me n नॉट जो है वो है 240 Hz। When the observer and the source move towards each other, that is relative motion of approach या relative velocity or whatever, relative velocity of approach। तो इसमें relative velocity of approach में
कितना फ्रीक्वेंसी दिया उन्होंने, फ्रीक्वेंसी 288 जो एपरेंट, तो लेट मी टेक इट एज एफ डैश या एन डैश, आई एन डैश, एन यूज किया एन डैश नहीं, 288 हर्ट्ज। ये वाला केस देखो, दोनों पास का है, दोनों की वेलोसिटी v है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v। तो मैं चलो लिख लेता हूं, यहाँ पे आपका na जो है वो तो वही रहेगा 240 इज इक्वल, सॉरी na इज नॉट 240, 288, आई एम वेरी सॉरी, आपका na ये आपका na होगा, दैट इज 288, ये आपका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 240। अभी अप्रोच है तो क्या आएगा, c प्लस v, क्योंकि v दिया हुआ है, दोनों का v है, तो ऊपर भी v नीचे भी v। आया आपको समझ में आया, दोनों का ऊपर का साइन लेने का, कब, जब अप्रोच हो रहे। ये किसका, ऑब्जर्वर का, क्या ऑब्जर्वर का, v। ये सोर्स का क्या है, v है, दोनों भी ठीक है, रहने दीजिए इसे, इक्वेशन 1। अब क्या है, आगे बढ़ता हूं। However, when the observer and the source move away from each other at the same speed v, अब इनका relative velocity of separation, relative velocity of separation बोलो या रिसीशन बोलो, उस समय जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये एपरेंट है, वो कितनी है, वो नहीं मालूम, that we don't know, that's a question. The observer measures the frequency of sound to be n, चलो उसने n बोला है तो हम लोग n लिख देते हैं, n hertz। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जहां पे ब्लैंक है, ऑप्शन नहीं दिया है, एक नंबर होगा, वो नंबर आपको आंसर आना चाहिए, वो डाल देने का, टाइप करके आंसर निकल चला जाएगा, वैसा है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा, हमको ये नहीं मालूम n, ये तो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल हो ही रहेगी। अब यहाँ पे सेपरेशन में क्या आएगा, नीचे का वैल्यू माइनस और प्लस, मतलब c माइनस v अपॉन c प्लस v, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। आपने अगर ये दोनों इक्वेशन बना लिया तो सब में कुछ बचा ही नहीं है। अब देखिए खत्म होने के कगार पे क्या है, मुझे n चाहिए, c माइनस v अपॉन c प्लस v। अब देखिए c माइनस v अपॉन c प्लस v आप यहाँ से उठा सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ का बता रहा हूँ, प्लस c माइनस v ऊपर जाएगा, c प्लस v नीचे आएगा, c माइनस v अपॉन c प्लस v इज इक्वल टू 240 अपॉन 280, 240 अपॉन 280। ये जो वैल्यू मिला है ना, ये आप इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें यहाँ पे डालेंगे, therefore n is equal to 240 into 240 upon 280। हो गया ना, मैंने बोला ना, बस खत्म। अब क्या, तो सिर्फ आंसर निकालना है, 24 into 24 into 100 upon 288, 24 ones are 24, 48, 24 twos are 12, twos are, and the answer is 200 hertz। आपको सिर्फ 200 नंबर डाल देना and you get your whatever 4 marks whatever it is, 4 मार्क्स मिल जाता है आपके साथ से। देखा, जे एडवांस नॉलेज, सिंपल नॉलेज, आपका टेक्स्ट बुक नॉलेज, कुछ नहीं एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, नो एक्स्ट्रा नॉलेज। आपका टेक्स्ट बुक अगर क्लियर है, वो एनसीईआरटी हो या स्टेट बोर्ड हो, मैं बोलता हूँ, अगर टेक्स्ट बुक नॉलेज क्लियर है, आई एम टेलिंग यू, आपका जेई एडवांस भी आप कर सकेंगे 99% ऑफ द क्वेश्चंस। और क्या चाहिए, किसी को फुल नहीं आता, ना मेंस में आता है ना एडवांस में आता है, फिर भी आईआईटी मिल जाता है। तो ये मत सोचिए कि सब आंसर मुझे राइट होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे बहुत सारा बुक्स पढ़ना है, बहुत रेफर नहीं। फर्स्ट स्टेप आपका टेक्स्ट बुक है, अंडरस्टैंड, जस्ट डोंट रीड, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, उसको इमेजिनेशन करिए, इमेजिन करिए कंसेप्ट्स को, दिमाग में समझिए क्या होता है, क्या चीज़ है, क्या बोला है, उसको इमेजिन थोड़ा करिए, और सम अगर आपको क्लैरिटी आ जाएगी तब तो फिर सम में कुछ बचता ही नहीं, किसी भी सम में आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करिए मगर अलग अलग चैप्टर से, इसको मत भूलिएगा, ये आपका बहुत काम का चीज़ है। तो आज का मेरा आपको समझ में आएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है 2024 का। ऐसे और क्वेश्चन भी मैं आपके लाता रहूँगा। आज का मेरा वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।